हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है 11 जो कि है डिमांड एंड रिकवरी, ये रेलेवेंट है नवंबर 24 से ऑनवर्ड्स जो भी सीए फाइनल के एग्जाम हैं। डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शन 73, 74, 76, 77, 78, 79 तक हैं। बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है बट इतना स्कोरिंग है, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो छोटे चैप्टर को अभी भी इग्नोर नहीं करना। डिमांड्स क्या होती हैं सेक्शन 73, 77 तक है कि एक तो होता है कि डिमांड अदर देन फ्रॉड, यानी कि नॉर्मल केस डिमांड इनकी। तो फ्रॉड क्या है? टैक्स कलेक्ट किया बट पे नहीं किया, टैक्स रॉन्ग फुली कलेक्ट कर दिया, पेमेंट हमने कर दिया गवर्नमेंट को रॉन्गफुली कलेक्ट करके, डिमांड्स है। रिकवरी में क्या आ जाएगा? रिकवरी इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, मोड ऑफ रिकवरी। तो पीओ कब इशू करेगा? नोटिस। नोटिस तो हम लोग आगे से हम लोग को कब हम वो लोग मांगेंगे? तो वही है कि जब है ना टैक्स हमने पे नहीं किया है, शॉर्ट पे है, एररनेसली रिफंडेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, रॉन्गली यूटिलाइज है, इन केसेस में मेन बात आती है पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करते हैं कि कब हमारे को पेनल्टी किस तरह की देनी है। तो 4 केस हैं इसमें। पहला केस है एक्शन बाय टैक्स पेयर की बात करते हैं कि टैक्स अमाउंट जो भी है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो वो क्या कर दिया? पेड बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस, नोटिस से पहले ही कर दिया। तो जो नॉर्मल केस है, नॉर्मल ध्यान रखना कि विदाउट फ्रॉड है, और फ्रॉड केस में अलग है। तो नॉर्मल केस में तो कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, कोई इशू नोटिस भी इशू नहीं होगा। फ्रॉड में क्या हो जाएगा? 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी, 15% यहाँ पे पेनल्टी है, नो नोटिस शैल बी इशूड, क्योंकि बिफोर नोटिस हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड है टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है वो विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस अगर हमने पे किया। नॉर्मल केस में क्या है? विद इन 30 डेज भी आप पे कर देते हो तो नो पेनल्टी, बट फ्रॉड के केस में हमेशा पेनल्टी लगेगी। यहाँ लगेगी 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेएबल, पेनल्टी से होगा, और जो भी प्रोसीडिंग्स है दैट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। थर्ड है कि टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग को क्या कर दिया? कोई ऑर्डर कर दिया है और विद इन 30 डेज हम लोग क्या कर रहे हैं? और कम्युनिकेशन से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल केस में है ना पेनल्टी, वो लगेगी 10% ऑफ द अमाउंट, टैक्स अमाउंट, और 10,000 विच एवर इज हायर। और फ्रॉड के केस में कितनी लगेगी? 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेबल एज पेनल्टी। और फोर्थ केस है कि टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे नॉर्मल केस में सेम पेनल्टी है कि 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हाई। फ्रॉड के केस में क्या हो जाएगा? 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। तो जो पेनल्टी है दैट शैल नॉट बी चार्जेबल इन केसेस वेयर द सेल्फ असेस टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स दैट इज पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो पेनल्टी वहाँ नहीं लगेगी जहाँ पे ड्यू डेट से 30 डेज में अगर पे कर दिया है विद इंटरेस्ट। अगर सेल्फ असेस टैक्स जो है या कोई भी अमाउंट जो टैक्स है वो 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट पे किया तो वहाँ नहीं लगेगी। तो सिंपल सी बात हो गई। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस या ऑर्डर क्या होगा? नॉर्मल केस में अलग है, फ्रॉड केस में ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। तो नॉर्मल केस में अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हमने भी पढ़ी है कि एक होता है नोटिस और एक होता है ऑर्डर। तो नॉर्मल केस की बात करते हैं, नोटिस कब करेंगे? within 2 years 9 months from the due date of filing annual return for the financial year to which the demand pertains or from the date of erroneous refund। तो जो भी है यहाँ पे हमने क्या टाइम लिमिट दे दी है नोटिस की? 2 years and 9 months। तो इसको ऐसे याद कर लो कि 29 नॉर्मल केस में नोटिस की बात हो रही है। और ऑर्डर की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और विच द डिमांड पर्टेन्स टू विच द डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरनियस रिफंड। अब है फ्रॉड के केस में, फ्रॉड के केस में ज़्यादा टाइम देंगे, तो यहाँ पे विद इन 4 years and 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और फ्रॉम द डेट ऑफ एरनियस रिफंड। तो इसको याद कर लो 46 से। और ऑर्डर की बात करें तो विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या फिर एरनियस रिफंड के डेट से। तो ये हमारे नॉर्मल ऑफ फ्रॉड के केस में नोटिस और ऑर्डर की बात हुई। एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, बट वो हमने पे नहीं किया, तो इसकी नोटिस की तो कोई लिमिट नहीं है कभी भी, क्योंकि आपने कलेक्ट कर दिया वो तो देना ही है। बट ऑर्डर की बात करें तो पहले नोटिस की तो कोई लिमिट नहीं है, तो वहाँ नोटिस जाता है तभी ऑर्डर जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कि विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, तो यहाँ पे भी कोई इसका शो ऑन नोटिस हो जाता नहीं है। एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। तो टाइम लिमिट फॉर पासिंग एडजुडिकेशन ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी आएगा तो हमें सेक्शन 73 और 74 की चीज़ लिखनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। वैन सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर स्टेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो ये जो पीरियड है स्टे वाला वो क्या है? एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो हमने लिमिट्स कैलकुलेट करी यानी कि जो अलाउड टाइम है उसमें स्टे टाइम जो है वो प्लस कर देंगे। ऑटोमेटिक डिमांड ऑफ इंटरेस्ट, तो वेदर इट इज मेंशन इन ऑर्डर और नॉट, ये डीम टू बी पेबल ही माना जाएगा इंटरेस्ट का। और सेल्फ एसेस टैक्स लाइबिलिटी जो है
अमाउंट अगर हमने 30 डेज ऑन द ड्यू डेट ऑफ टैक्स नहीं पे करी है तो वही पेनल्टी यहाँ पे भी लग जाएगी। सेल्फ एसेस टैक्स में भी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 जो भी हायर है, और यहाँ पे शो कॉज नोटिस जो है वो इरेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 76 है कि टैक्स कलेक्ट तो कर लिया पर आप सरकार को नहीं दे रहे बट नॉट पे टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि if any person जिसने कलेक्ट किया है that shall pay the said amount to the government irrespective of whether the supply are taxable or not। जिसके लिए हमने टैक्स लिया हो चाहे सप्लाई एग्जेम्प्ट भी हो बट हमें पे तो करना ही पड़ेगा। तो पे हम लोग क्या करेंगे, टिप देंगे। टिप क्या होती है, टैक्स भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और पेनल्टी भी देंगे। तो शो कॉज नोटिस जो है उसकी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है जो कि बताया, और ऑर्डर जो है ना वो 1 ईयर फ्रॉम दी शो कॉज नोटिस है। मॉनिटरी लिमिट्स जो है प्रिस्क्राइब फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस बाय डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफिसर्स। तो वो क्या क्या होती है, शो कॉज नोटिस की बात हो रही है। तो मॉनिटरी लिमिट जो है CGST की अलग से देखेंगे और IGST की भी देखेंगे। तो यहाँ पे समझ जाओ कि भाई CGST उसका डबल ही IGST की लगेगी लिमिट। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स जो है तो उसके लिए क्या है कि वो कब नोटिस को इशू कर सकता है, कितनी लिमिट है, तो वो सिर्फ कर सकता है नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख, और IGST है सो 20 लाख। और अगर मॉनेटरी लिमिट जो है वो दोनों की है CGST एंड IGST तो वो क्या हो जाएगा ₹20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 लाख हो गया। और CGST है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ₹10 लाख। डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है DCAC जो है तो उसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, CGST के लिए है ₹10 लाख से नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, IGST के लिए ₹20 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़, और दोनों के लिए भी यही मैक्सिमम हो जाएगी। और एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है तो उसके लिए हो जाएगी कि अबव 1 करोड़ और कोई लिमिट नहीं है। ये हो गई CGST की, तो IGST का डबल हो जाएगा यानी कि अबव 2 करोड़ विदाउट एनी लिमिट। सेक्शन 77 है कि रॉन्गफुली हमने टैक्स कलेक्ट कर दिया और पे कर दिया, पे तो करा है लेकिन यहाँ पे रॉन्गफुली कलेक्ट हो गया है कि जैसे IGST पे कर दिया इंस्टेड ऑफ CGST एंड SGST, तो IGST जो है वो रिफंड कर देंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। एंड अगर CGST और SGST कर दिया पे IGST के लिए तो वो रिफंड हो जाएगी और कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। सेक्शन 78 है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, रिकवरी प्रोसीडिंग। Any amount payable by the taxable person in pursuance of an order passed under the act। ऑर्डर के बाद अगर कोई अमाउंट पेबल है तो वो हम लोग को करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। अगर हमने ये नहीं पे किया विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अगर नहीं करते हैं तो रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट होगी। और प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर इट एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये क्या करेगा, टैक्सेबल पर्सन को बोलेगा टू मेक द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर करेगा। सेक्शन 79 है रिकवरी ऑफ टैक्स। तो प्रॉपर ऑफिसर रिकवर कर सकता है किस किस अमाउंट में कर सकता है, किस किस बेसिस में कर सकता है, कैसे मैनर्स में कर सकता है। डिडक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट ओन बाय द टैक्स अथॉरिटीज पेबल टू सच पर्सन। टैक्स अथॉरिटी पे करेंगे तो उसमें से ड्यूज को डिडक्ट कर लिया। रिकवरी बाय वे ऑफ डिटेलिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन, या फिर अदर पर्सन से भी रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम होम मनी इज ड्यू और मे बी बिकम ड्यू टू सच पर्सन, तो उनसे भी रिकवर कर सकते हैं। और हु होल्ड और मे सब्सटेंशियली होल्ड मनी ऑन अकाउंट ऑफ सच पर्सन, जो इस किसी पर्सन के बेसिस पे पैसे होल्ड करते हैं टू पे टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से भी ये ले सकते हैं PO। डिस्ट्रेन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन अंटिल द अमाउंट पेबल इज पेड। तो डिस्ट्रेन भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। अगर ड्यूज जो है वो 30 डेज में पे नहीं किए तो क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी है दैट इज टू बी सोल्ड एंड विद द प्रोसीड ऑफ सच सेल द अमाउंट पेबल एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो रिकवर कर लेंगे। प्रॉपर्टी की बात आती है तो थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वो पर्सन ओन करता है यानी प्रॉपर्टी और रिसाइड करता है या तो वहाँ रहता है और कैरीज ऑन इट्स बिजनेस एज इफ इट वाज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू by way of an application to the appropriate magistrate who in turn shall proceed to recover the amount as if it were a fine imposed by him। तो कलेक्टर के लिए तो आ गया कि लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के लिए आएगा कि फाइन की तरह रिकवर कर सकते हैं। बाय एनफोर्सिंग द बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, CGST arrears can be recovered as an arrear of SGST or vice versa। सेक्शन 80 है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो कमिश्नर यहाँ पे जो है वो अलाउ कर सकता है बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ही होती है। एंड फैसिलिटी जो है वो नॉट अलाउड फॉर अमाउंट ड्यू एज पर द लाइबिलिटी सेल्फ एसेस लाइबिलिटी के लिए नहीं है। और कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो गया तो फैसिलिटी विड्रॉन हो जाएगी और होल अमाउंट जितना भी है वो पेबल बन जाएगा। सेक्शन 81 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड। वॉइड मान लेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, कब मानेंगे,
जब कोई भी पर्सन आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू टू हिम, पैसा उससे बाकी है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिएट्स अ चार्ज और पार्ट्स विद द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम in his position by way of SMET, sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer in respect of the properties in favor of any other person, या फिर with the intention क्या है उसका, to defraud the government revenue। तो जो भी सच ट्रांसफर है, जो भी चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा as against any claim in respect of tax or other sum payable by the person। तो ये जो ट्रांसफर है, चार्ज है, वो void नहीं मानेंगे अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में गुड फेथ में किया है तो। सेक्शन 82 है, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी नॉट वेस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन कोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द IBC कोड 2016, अगर कोई भी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन है ऑन अकाउंट ऑफ टेप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो कि लायबल है गवर्नमेंट को देने के लिए, तो शैल बी एज फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। तो पहले फर्स्ट चार्ज प्रॉपर्टी पे लगाया जाएगा ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन और सच पर्सन। सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी का ही करते हैं ऑफकोर्स, तो वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। तो वो कैसे करेंगे, क्या है उसका, तो अगर है ना इनिशिएशन हो गया है प्रोसीडिंग्स का, असेसमेंट में, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट में या फिर डिमांड एंड रिकवरी में, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आदमी कौन है, कमिश्नर है। तो इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर हमें ये नेसेसरी लगता है तो ऑर्डर इन राइटिंग से क्या करेगा, अटैच द प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर सकते हैं प्रोविजनली बैंक अकाउंट को लेके, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन और इवन द अदर पर्सन जो कि हम लोगों ने पहले बताए थे स्पेसिफाइड पर्सन। तो ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है, यहाँ पे ये वैलिडिटी है मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और प्रॉपर्टी अटैच जो है वो पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की है, एंड इफ द टैक्सेबल पर्सन पेज एन अमाउंट इक्वल टू, अगर हजार्डस नेचर की और जो टैक्सेबल पर्सन है उसने भी एक अमाउंट पे कर दिया है जो कि है लोअर ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी और द अमाउंट दैट इज और मे बिकम पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे इन दोनों का लोअर क्या है, या तो मार्केट प्राइस या फिर जो अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन है, देन क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। और ये जो पर्सन है दैट में फाइल एन ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट एट एनी टाइम, एंड कमिश्नर जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सेक्शन 84 है कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। नोटिस ऑफ डिमांड सर्व हो गया एंड एनी अपील और रिवीजन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, या कोई भी अदर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, तो उसमें क्या, अगर गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो या तो एनहेंस हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो एनहेंस हुए हैं, बढ़ गए हैं, तो कमिश्नर को क्या है, शैल सर्व अनदर नोटिस ऑफ डिमांड, और अगर रिड्यूस हुए हैं तो फिर है ना फ्रेश नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बस कमिश्नर क्या करेगा, इंटीमेशन ऑफ सच रिडक्शन देगा। डिमांड एंड रिकवरी में कमिश्नर वर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना। कुछ केसेस हैं, पहला है कि ए ने इशू करा इनवॉइस ऑन बी विदाउट सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी कि इनवॉइस विदाउट सप्लाई का केस है। तो यहाँ पे क्या है, इसको तो हम लोग सप्लाई मानेंगे ही नहीं, क्योंकि सप्लाई है ही नहीं, तो कोई टैक्स लाइबिलिटी तो आई नहीं ना ये के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि नो डिमांड एंड रिकवरी अगेंस्ट ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, और कोई पैनल एक्शन भी नहीं लगेगा 73 और 74 में। बट यहाँ पे क्या है कि पैनल एक्शन जो लगेगा वो लगेगा सेक्शन 122(1) ऑफ द CGST एक्ट, जो कि आगे पेनल्टीज करेंगे, जहाँ पे जनरल पेनल्टी वगैरह जो है वो लगती है। तो वो आगे डिस्कस करेंगे कि इनवॉइस विदाउट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड रिकवरी का ये है कि टैक्स कलेक्ट कर लिया तो वो पे नहीं करा, या ITC गलत यूटिलाइज किया है, वहाँ के लिए इनवॉइस विदाउट सप्लाई आगे कवर होता है पेनल्टीज और ऑफेंसेस वाले चैप्टर में। बी ने अवेल करा, यूटिलाइज करा ITC पास ऑन बाय द ए। अब यहाँ पे क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन बी ने अवेल और यूटिलाइज करा फ्रॉडुलेंट ITC ऑन द बेस ऑफ द टैक्स इनवॉइस विदाउट रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज, उसने ये कर लिया, तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो यहाँ पे लायबल होगा डिमांड एंड रिकवरी के लिए, ITC के लिए, और यहाँ पे पैनल सेक्शन 74 भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा अंडर सेक्शन 50। बी ने अवेल करा, यूटिलाइज करा ITC पास ऑन बाय ए, लेकिन इशू कर दिया इनवॉइस ऑन सी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, यहाँ पे क्या किया, बी ने इनकरेक्ट ITC भी लिया, लेकिन लाइबिलिटी भी थी, टैक्स लाइबिलिटी ऐसे ट्रांजैक्शन की दे दी जो कि सप्लाई है ही नहीं। तो नो डिमांड एंड रिकवरी ऑफ आइदर, ITC जो रॉन्गली अवेल करा है वो नहीं कर सकता, और टैक्स लाइबिलिटी जो है आउटवर्ड ट्रांजैक्शन उसकी भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैनल एक्शन लगेगा, जो कि 122 सेक्शन है जनरल पेनल्टी वाला। Any person who has retained the benefit of transaction and at whose instance such transactions are conducted, there shall be liable for penal action। तो मतलब कि जिसके इशारों पे भी ये ट्रांजेक्शन किए वो भी लायबल होगा। तो जो भी wrongful और fraudulent availment और utilization
आईटीसी वाला है या फिर इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई है, रॉन्गफुल और अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है, रिफंड वगैरह है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 142 और सीजीएसटी एक्ट लगता है, जिसमें कि क्या है कुछ ऑफेंस दिए हैं और यहाँ पे अमाउंट के बेसिस पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों बताया गया है। तो वहाँ पे हर सर्कमस्टेंस की डिपेंड करता है। क्लैरिफिकेशन है ऐसे केसेस के लिए जहां नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्शन 74, यानी कि वो तो किसका होता है, फ्रॉड का, बट उसको मान लिया जाएगा डीम्ड एज इफ द नोटिस वाज इशूड अंडर नॉर्मल केसेस, दैट इज सेक्शन 73। तो यहाँ पे जो एपेलेट अथॉरिटी है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, कोर्ट भी है, कंक्लूड करता है कि जो शो कॉज नोटिस है वो सस्टेनेबल नहीं है सेक्शन 74 में, for the reason that the charges of fraud, willful misstatement, suppression of facts to evade the taxes, they have not been established, कोई fraud हुआ ही नहीं है, and they direct the PO, proper officer, to redetermine the amount of tax payable, वापस से टैक्स उसका निकालो, दे टैक्स पेबल बाय द नोटिस, एंड डीमिंग द नोटिस जो है वो उसको हम मान लेंगे कि वो सेक्शन 73 में हुआ है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट पीरियड है फॉर द रीडिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ये है कि within a period of 2 years from the date of communication of the said direction by the appellate authority, tribunal or court। तो 2 ईयर से हम लोग ये कर सकते हैं, जो ये अलग टाइप की केसेस हैं उसके लिए 2 years from the date of the communication of the direction। सेकेंड इशू है कि हाउ द अमाउंट पेबल बाय द नोटिस, उसको रिकम्प्यूट कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहले तो शो कॉज नोटिस के टाइम की, अगर शो कॉज नोटिस जो है वो इशू हो गया था 29 वाला, ध्यान है ना, 2 years and 9 months वाला जो है कि फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ एरनियस रिफंड, तो यहाँ पे अमाउंट क्या है रिडिटरमाइन कर सकते हैं अगर विद इन टाइम हो गया है हमारा। तो विद इन कौन सा टाइम, नॉर्मल वाले की लिमिट देख रहे हैं, लेकिन शो को नोटिस जो है जो 74 फ्रॉड में भी हमने किया, बियॉन्ड 29 जो वाली लिमिट है उससे हमने करा, तो जो एंटायर प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको ड्रॉप ऑफ करेंगे बीइंग हिट बाय द लिमिटेशन ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम की लिमिटेशन भी देखनी है सेक्शन 73 नॉर्मल केस वाली। और शो को नोटिस अगर हम मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का है तो हम लोग जो पेएबल अमाउंट है वो डिटरमाइन करेंगे उसी ईयर के लिए जहाँ पे शो को नोटिस जो है वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड जो है 73 वाला है। प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड अंडर आईबीसी जो है वो हमारा किस में आएगा, अदर प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा, सेक्शन 84 की बात कर रहे थे। तो जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं वो रिड्यूस हुए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एनी अपील, रिवीजन, अदर प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे जो अदर प्रोसीडिंग्स है वो की है आईबीसी से। तो जो इंटीमेशन ऑफ जो रिडक्शन है दैट हैज टू बी गिवन बाय द कमिश्नर टू सच पर्सन, कमिश्नर ही बताएगा पर्सन को भी, एंड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद होम द रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। तो जो प्रोसीडिंग अंदर आईबीसी लॉ है उसको अदर प्रोसीडिंग्स कहा गया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 11 डिमांड एंड रिकवरी का पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलती हूँ चैप्टर नंबर 12 असेसमेंट एंड ऑडिट। अगर आपको रिवीजन ऑडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं।